इस एपिसोड में हम देखेंगे कि बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं, बेलेबल ऑफेंसेस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, इनका मीनिंग क्या है और बेल देते समय किन किन फैक्टर्स को कोर्ट कंसिडर करेगा। ठीक है जी, इनको देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि बेलेबल और नॉन बेलेबल का मतलब क्या, इनके बीच का डिफरेंस क्या है। सबसे पहला रेफरेंस हमें मिलता है बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस का सेक्शन 2A ऑफ द CRPC। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि 2A में क्या बात कही गई है बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस को लेके, कि क्या डेफिनेशन है या क्या बताया गया है। तो पहले बेरेक निकालिए और सेक्शन 2A देखिए। एक सेकेंड निकलता है जी। देखिए क्या कहा गया है, क्लियरली ये कह रहा है बेलेबल ऑफेंस मींस एन ऑफेंस विच इज शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल। हालांकि ये शब्द का उपयोग कर रहे हैं मींस, लेकिन वो डिफाइन नहीं कर रहे हैं कि बेलेबल ऑफेंस कौन से ऑफेंस है। वो सिर्फ इतना बता रहे हैं कि जिस भी ऑफेंस को फर्स्ट शेड्यूल में बेलेबल बताया गया वो बेलेबल है, और फर्स्ट शेड्यूल में जिसको नॉन बेलेबल बताया गया है वो नॉन बेलेबल है। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि सेक्शन 2A बेलेबल या नॉन बेलेबल को डिफाइन नहीं कर रहा है तो आई बी राइट। ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ इतना बता रहा है कि भैया क्या कीजिए, आप फर्स्ट शेड्यूल चेक कीजिए और फर्स्ट शेड्यूल में जो ऑफेंस बेलेबल बता रखा है वो बेलेबल है, और जो ऑफेंस नॉन बेलेबल बता रखा है वो नॉन बेलेबल है। ठीक है, या फिर किसी और एक्ट में कोई ऑफेंस बेलेबल बता रखा तो वो बेलेबल होगा। तो इसमें हमें सिर्फ इतना पता चलता है कि हमें कहाँ जाना है। अब हमें जाना है फर्स्ट शेड्यूल में। इसमें 2A में इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पता चलता। 2A में सिर्फ इतना पता चल रहा है कि हमें फर्स्ट शेड्यूल में जाके चेक करना है कि भैया बेलेबल है या नहीं है। तो देखिए फर्स्ट शेड्यूल चेक करते हैं। आप अपना इंडेक्स निकालिए। जैसे ही ये सब सेक्शंस खत्म होंगे तो 2 शेड्यूल है, शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2। अब हमें शेड्यूल 1 में जाना है और शेड्यूल 1 में जाकर हमें ये देखना है कि कौन सा ऑफेंस बेलेबल होता है और कौन सा नॉन बेलेबल होता है। तो प्लीज टेक आउट फर्स्ट शेड्यूल इन योर बेर एक्ट। ये जी, ठीक है। अब फर्स्ट शेड्यूल क्या कहता है, लेट मी शो यू दैट। देखिए फर्स्ट शेड्यूल को ना इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट ऑफेंसेस अंडर द इंडियन पीनल कोड। अब इतना तो क्लियर हो चुका है क्रिमिनल लॉ पढ़ते पढ़ते आपको कि जो ऑफेंसेस होते हैं वो या तो आईपीसी में ऑफेंस होना चाहिए या वो किसी दूसरे क्रिमिनल स्टैच्यूट में ऑफेंस होना चाहिए, तभी वो ऑफेंस कहलाएगा। ठीक है, क्रिमिनल स्टैच्यूट जैसे आपका पॉक्सो हो गया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हो गया, SC/ST एक्ट हो गया, मतलब किसी दूसरे स्टैच्यूट में उसको उस पर्टिकुलर एक्ट के कॉन्सिक्वेंस को आपने ऑफेंस घोषित किया गया हो तब वो एक्ट अप्लाई होगा। तो 2 तरीके से हम इसको देख सकते हैं, एक तो ऑफेंसेस जो आईपीसी के अंडर आते हैं और एक ऑफेंसेस जो दूसरे स्टैच्यूट्स के अंदर आते हैं। तो जो पार्ट 1 है, चेक दिस, पार्ट 1, जो पार्ट 1 है फर्स्ट शेड्यूल का, वो किससे डील कर रहा है, वो आईपीसी के ऑफेंसेस से डील कर रहा है। ठीक है, अब आप इसकी टेबल को देखिए पहला कॉलम क्या बात कर रहा है, सेक्शन का, वो सेक्शन नंबर बता रहा है, फिर वो बता रहा है वो कौन से ऑफेंस के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद तीसरे कॉलम में वो बता रहा है कि पनिशमेंट कितनी है, चौथे कॉलम में वो बता रहा है कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, और 5वें कॉलम में वो ये बता रहा है कि वो पर्टिकुलर ऑफेंस बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। ठीक है, तो हमने देखा 2A में क्या कहा कि भैया फर्स्ट शेड्यूल जाओ, वो बताएगा आपको कि कौन सा ऑफेंस बेलेबल है और कौन सा नॉन बेलेबल है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहां से एक प्रॉपर लिस्ट मिल जाती है। जैसे मान लीजिए सेक्शन 109 है आईपीसी का, अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस, वो क्या है, अकॉर्डिंग एज ऑफेंस अबेटेड इज बेलेबल और नॉन बेलेबल। वो डिपेंड करेगा कि कौन सा ऑफेंस उसने अबेट किया है। चलिए इसको छोड़ते हैं, आईपीसी में वी विल सी इट इन डिटेल, बीच में चलते हैं कहीं पे। चलिए मान लीजिए सेक्शन 151 है, knowingly joining or continuing in any assembly of 5 or more person after it has been commanded to disperse। क्या है ये, बेलेबल है। ठीक है,
वहीं पर आइए, प्रोमोटिंग एनिमिटी बिटवीन क्लासेस क्या है, नॉन बेलेबल है। तो कुल मिलाकर ये सारे आईपीसी के स्टैट्यूट्स हैं, सॉरी ऑफेंसेस हैं सेक्शन वाइज, और उनमें बेलेबल है या नॉन बेलेबल है वो हमें किस में पता चलता है, 5th कॉलम में। ये आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि कौन से कॉलम में पूछा जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है 5th कॉलम में, ठीक है। अब चलते हैं पार्ट 2 पे। जैसे मैंने आपको बताया पार्ट 1 डील कर रहा है आईपीसी से, अब चलते हैं पार्ट 2 पे। जी ठीक है, यहां पर आईपीसी खत्म और यहां से शुरू हो गया आपका पार्ट 2, इसलिए हम अपने कलर का पेन का कलर भी चेंज करते हैं। देखिए पार्ट 2 है, ये किसके बारे में बात कर रहा है, ऑफेंसेस अगेंस्ट अदर लॉज। मैंने आपको कहा था ना अदर क्रिमिनल स्टैट्यूट्स, इसमें बड़ी सिंपल सी बात कही गई है। इसमें इन्होंने लिस्ट बनाने की बजाय इन्होंने क्या किया, पहली बात तो हमें इसमें ये ध्यान रखना है कि इसमें है कॉलम 3। आईपीसी के ऑफेंसेस में कौन से कॉलम में था, कॉलम 5th में, और दूसरे ऑफेंसेस में किस में है, कॉलम 3rd में। ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी प्रीलिम्स, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, ये ऑफेंस के बारे में बता रहा है। अब देखिए आईपीसी में तो हमें पर्टिकुलर सेक्शन नंबर पता है, लेकिन इतने सारे दूसरे क्रिमिनल स्टैट्यूट्स हैं, उनके अलग अलग सेक्शंस होंगे, तो हमारे लिए क्लासिफिकेशन बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने सभी ऑफेंसेस ऑफ अदर एक्ट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी 3 कैटेगरीज हैं भैया, वो ऑफेंस जिनकी पनिशमेंट या तो डेथ हो, इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो, या 7 साल से ज्यादा हो, ठीक है, ये तो पहला हो गया। दूसरा कौन सा, वो ऑफेंसेस जिनकी पनिशमेंट 3 या 3 साल से ज्यादा और 7 साल तक हो, और तीसरा जिनकी 3 साल से कम हो, ठीक है। तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं, सबसे पहला मान लीजिए वो ऑफेंसेस जिनका 3 है, ठीक है। दूसरे ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस जिनका या तो 3 या 7 तक इसके बीच में है, और तीसरा ऑफेंस कौन सा हमने देखा, 7 या 7 से ज्यादा, नहीं सॉरी 7 से ज्यादा, 7 नहीं 7 इसमें कवर होगा, वो ऑफेंसेस जिनमें सजा 7 से ज्यादा हो, लाइफ इंप्रिजनमेंट हो या डेथ हो। ये 3 हमने कैटेगरीज बना दी, और इन 3 कैटेगरीज में हमने क्या किया, अब प्लीज पे अटेंशन, 3 कैटेगरीज में हमने क्या किया, सिर्फ एक कैटेगरी जो ये वाली कैटेगरी है लेस देन 3 इयर्स, इसको हमने बेलेबल रखा है, और इन 2 कैटेगरीज को हमने नॉन बेलेबल कर दिया। ये भी नॉन बेलेबल है और ये भी नॉन बेलेबल है। तो कुल मिलाकर कंक्लूड अगर मैं आपके लिए करूं, तो मैं आपको सिंपल सी बात ये बोल रहा हूं कि जो आईपीसी के ऑफेंसेस हैं उसमें तो प्रॉपर लिस्ट है, आपको लिस्ट जाकर चेक करनी पड़ेगी। 5th कॉलम में दिया गया है कि कौन सा ऑफेंस बेलेबल है और कौन सा ऑफेंस नॉन बेलेबल है, ठीक है। लेकिन अदर ऑफेंसेस, अदर स्टैट्यूटरी ऑफेंसेस में क्या है, उन्होंने लिस्ट तो दी है, लेकिन उन्होंने लिस्ट किस पे डिपेंड की है, पनिशमेंट के क्वांटम पे। अगर पनिशमेंट 3 साल से कम है तो वो बेलेबल होगा, बाकी दोनों मामलों में वो नॉन बेलेबल होगा। तो आपने एक चीज यहां पर नोट की कि अदर स्टैट्यूट्स में क्राइटेरिया क्या है बेलेबल या नॉन बेलेबल का, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट। क्वांटम ऑफ पनिशमेंट तय कर रहा है कि भैया वो ऑफेंस बेलेबल होगा या नॉन बेलेबल होगा। लेकिन आईपीसी में क्वांटम ऑफ ऑफेंस डिपेंड नहीं कर रहा है, उन्होंने बाकायदा लिस्ट दी है, और अगर आप उस लिस्ट को थॉरोली स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि यहां पर ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, कितना ग्रेव ऑफेंस है, उस पर डिपेंड करेगा कि वो बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। हालांकि लिस्ट हमें चेक करनी पड़ेगी, लेकिन अगर उस लिस्ट का भी आप एनालिसिस करते हैं तो हमने सजा को क्राइटेरिया नहीं बनाया, हमने ये देखा है कि वो ऑफेंस कितना ग्रेव है। लेकिन अगर आईपीसी से अलग ऑफेंसेस हैं तो उसमें क्या क्राइटेरिया है, उसमें पनिशमेंट की क्वांटम क्राइटेरिया है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं 3 इयर्स से लेस बेलेबल होगा और बाकी सारे नॉन बेलेबल होंगे। आई होप दिस इज क्लियर। आगे चलते हैं, लेकिन मुद्दा तो अभी वहीं पे अटका हुआ है। भाई हम ये समझने के लिए निकले थे कि बेलेबल और नॉन बेलेबल का मतलब क्या है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, लेकिन आपने तो सिर्फ ये बताया कि ये ऑफेंस बेलेबल होगा और ये ऑफेंस नॉन बेलेबल होगा। अब ये तो बताइए कि इनका मतलब क्या है, ये तो पता लगाना अभी भी हमारे लिए पेंडिंग है। तो जैसे मैंने आपको बोला
कि सीआरपीसी ये नहीं बता रहा है, सेक्शन 2A में भी कुछ नहीं बताया इसके बारे में। सेक्शन 2A में भी सिर्फ ये बता दिया कि अगर आपको ये चेक करना है कि कौन सा ऑफेंस बेलेबल है और कौन सा नॉन बेलेबल है तो आप लिस्ट जाके देख लो। ठीक है भाई, हमने लिस्ट देख ली, लिस्ट में भी हमें समझ में आ गया, लेकिन अभी तक ये नहीं समझे कि बेलेबल कौन से होंगे, नॉन बेलेबल कौन से होंगे, वो मैं आपको अब समझाता हूं। देखिए, बेलेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस हैं जहां पर आपका पर से राइट है। किस चीज का? बेल लेने का। मिस्टर ए हैं, उनको अरेस्ट किया गया, जिस ऑफेंस में उनको अरेस्ट किया गया मान लीजिए वो बेलेबल ऑफेंस है, और वो हमें कहां से पता चला? फर्स्ट शेड्यूल के कॉलम 5 से। ठीक है, अब जैसे ही मिस्टर ए को अरेस्ट किया जाएगा, मिस्टर ए को कोई फॉर्मल एप्लीकेशन लगाने की जरूरत नहीं है बेल के लिए, कुछ उनको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। उनको अरेस्ट किया जाएगा, अगर पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट किया है तो पुलिस ऑफिसर उनको बताएगा कि ये बेलेबल ऑफेंस है, अगर आप चाहते हैं तो आप बेल ले लीजिए। और अगर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, मजिस्ट्रेट के सामने सरेंडर किया, जो भी मजिस्ट्रेट का डिस्क्रिप्शन आ जाता है, तो वहां पर मजिस्ट्रेट बताएगा कि भैया ये बेलेबल ऑफेंस है, आप बेल ले सकते हैं। तो दोनों मामलों में जिम्मेवारी है पुलिस की या मजिस्ट्रेट की कि वो बताएं कि ये बेलेबल ऑफेंस है। तो जैसे ही बेलेबल ऑफेंस है तो अक्यूज्ड का राइट बनता है कि वो बेल ले ले। ठीक है, लेकिन जो बेल से संबंधित हमने कंडीशंस देखी थी, कौन कौन सी? बॉन्ड, सिक्योरिटी, श्योरिटी, ये कंडीशन यहां पर भी फुलफिल करनी है। ऐसा नहीं कि बेलेबल में उसका राइट है तो बॉन्ड भरने की जरूरत नहीं है, सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है, श्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। ना 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 ना, अगर सिक्योरिटी और श्योरिटी डिमांड की गई है तो वो भी अक्यूज्ड को पूरी करनी पड़ेगी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ए को अरेस्ट किया गया, ठीक है, अरेस्ट करके उसको थाने में लेके गए, उसको बता दिया भैया ये बेलेबल ऑफेंस है और इस तरीके से आपको बेल, इसमें आपका राइट बनता है। वो अब क्या करेगा? वो बॉन्ड भरेगा, श्योरिटी की रिक्वायरमेंट है तो श्योरिटी को फोन करेगा कि भैया ऐसे ऐसे मेरी बेल करानी आ जाए, वो डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाएगा, श्योरिटी भी बॉन्ड भरेगा और अक्यूज भी भरेगा, और बॉन्ड भरते ही ये बेल उसकी हो गई और उसको जेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि बेलेबल ऑफेंस में ये अरेस्टेड पर्सन का राइट है, अगर वो ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी करता है, बॉन्ड, सिक्योरिटी, श्योरिटी, तो उसको बेल देनी पड़ेगी, बेल मना नहीं की जा सकती, इट इज हिज राइट। ठीक है जी, लेकिन अगर ये कंडीशन पूरी नहीं कर रहा, वो मान लीजिए श्योरिटी नहीं आ रहा उसका कोई, या वो श्योरिटी नहीं बुला रहा, फिर आपको बेल नहीं मिलेगी। आपकी राइट है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये कंडीशन तो आपको पूरी करनी ही करनी पड़ेगी। ठीक है, आई होप बेलेबल ऑफेंस इज क्लियर। अब आते हैं हम नॉन बेलेबल ऑफेंस पे। अब इसका उल्टा कर दीजिए, भैया बेलेबल में तो पर से राइट था ना, नॉन बेलेबल में राइट नहीं है, नो, देयर इज नो राइट। अब क्या है? डिस्क्रिशन। अब कोर्ट का डिस्क्रिशन है जनाब, या कि कुछ कुछ मामलों में पीओ भी दे सकता है, तो पीओ का डिस्क्रिशन है, वो हम देखेंगे कि कौन कौन से मामलों में दे सकता है। अभी अभी के लिए इसको छोड़ दीजिए, अभी के लिए आप इतना समझिए कि ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि वो अरेस्टेड पर्सन को बेल दें या ना दें। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा राइट, आपको बेल देनी पड़ेगी, नहीं, आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। आप एप्लीकेशन लगाएंगे कि जनाब मुझे बेल दे दो, और उसके बाद कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि आपको बेल देता है या नहीं देता। जबकि बेलेबल में हमने क्या देखा था? कोई एप्लीकेशन की जरूरत नहीं, सीधा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, आप अपने श्योरिटी का इंतजाम कीजिए, सिक्योरिटी अमाउंट का इंतजाम कीजिए, बॉन्ड को भरिए और बेल लेकर अपने घर चले जाइए। लेकिन बेलेबल ऑफेंस में आपको डिस्क्रिशन है कोर्ट का और उसमें आपकी राइट नहीं है। तो जैसे ही हम डिस्क्रिशन की बात कर रहे हैं, देखिए अब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल हो जाते हैं हम। जैसे हम डिस्क्रिशन की बात कर रहे हैं तो अब फंडा आ गया बैलेंसिंग का। बैलेंसिंग किस किस के बीच? देखिए, एक तरफ तो पर्सनल राइट है, इंडिविजुअल राइट, और एक तरफ है सोसाइटल, इंडिविजुअल इंटरेस्ट कर लीजिए इसे, सॉरी, इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, और एक तरफ है सोसाइटल इंटरेस्ट। ठीक है, सोसाइटल इंटरेस्ट क्या है?
देखिए मान लीजिए जब भी ऑफेंस हुआ है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, जब भी ऑफेंस हुआ है तो ये ऑफेंस अगेंस्ट दी सोसाइटी माना जाता है। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ ए के अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है, ए इज द विक्टिम, नहीं, ये पूरे समाज के अगेंस्ट ऑफेंस है और पूरे समाज का हित इसमें है कि भैया हम इस ऑफेंस की तह तक पहुंचे और अक्यूज को सजा मिले। इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, प्लीज टेक नोट ऑफ दैट, इट इज द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी दैट conclusion is reached in the trial and the accused person if found guilty is punished और victim को न्याय मिले। ठीक है, तो ये सोसाइटल इंटरेस्ट में है कि सच्चाई तक हम पहुंचे। वैसे ही एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी है। इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या है कि जब तक अक्यूज्ड के अगेंस्ट गिल्ट प्रूव नहीं हो जाता ही इज ट्रीटेड एज इनोसेंट। ये कार्डिनल प्रिंसिपल है क्रिमिनल लॉ का कि जब तक उसके अगेंस्ट गिल्ट प्रूव नहीं हो जाता ही विल बी ट्रीटेड एज इनोसेंट और उसकी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 का रोल आ जाता है। ठीक है, तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या है कि उसको हम डिटेन ना करें, उसको परेशान ना करें, क्योंकि जब तक गिल्ट प्रूव नहीं हो जाता ही इज ट्रीटेड एज इनोसेंट। अब देखिए, एक तरफ तो सोसाइटी का इंटरेस्ट है और एक तरफ इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है। अब इन दोनों के बीच में हमें एक बैलेंस बना के चलना है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान दें तो नॉन बेलेबल ऑफेंस में तो बैलेंस किसने बनाया? पार्लियामेंट ने बना दिया। पार्लियामेंट ने कैसे बनाया? बिकॉज उन्होंने क्लियरली ये कह दिया कि वो बैलेंस जो है वो अक्यूज्ड अरेस्टेड पर्सन के फेवर में होगा। फेवर में कैसे होगा? क्योंकि जैसे ही उसको अरेस्ट किया गया उसको बेल देनी है, तो इसका मतलब हम अरेस्टेड पर्सन को फेवर कर रहे हैं। लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंस के मामले में उस बैलेंस को ओपन रखा और उस बैलेंस का डिस्क्रिशन दिया किसको? कोर्ट को, कि आपको यह बैलेंस करना है कि भैया बेल दें या ना दें, सोसाइटल इंटरेस्ट को तवज्जो दें या इंडिविजुअल इंटरेस्ट को तवज्जो दें। ऑब्वियसली जब दोनों के बीच क्लैश होगा, देखिए एक तरफ सोसाइटल इंटरेस्ट है, एक तरफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट है और एक तरफ सोसाइटल इंटरेस्ट, और दोनों का पलड़ा बराबर का है, तो हमेशा सोसाइटल इंटरेस्ट को हम तवज्जो देंगे, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को नहीं। लेकिन मान लीजिए इंडिविजुअल इंटरेस्ट का पलड़ा भारी है और सोसाइटल इंटरेस्ट का पलड़ा हल्का है, तो आप बेल दे दीजिए। और अगर तीसरी सिचुएशन देखिए, इंडिविजुअल इंटरेस्ट का पलड़ा नीचे है और सोसाइटल इंटरेस्ट का पलड़ा ऊपर है, तो बेल नहीं दी जाएगी। तो ये बैलेंसिंग करनी है हमें बेल के समय की, ये बैलेंस करते हुए हमें देखना है कि बेल दी जाए या ना दी जाए। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आ जाता है और बहुत सारी जजमेंट्स में इस चीज को बार बार रिपीट किया गया, बार बार स्ट्रेस दिया गया कि भैया बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। जहां तक संभव हो आप बेल की तरफ अपना दिमाग टिल्ट रखिए, अपना जो एटीट्यूड है वो बेल की तरफ टिल्ट रखिए, और जेल सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में आपको वो करना चाहिए। ठीक है, दिस इज अ कार्डिनल प्रिंसिपल, बट अगेन द डिस्क्रिशन विल बी ऑफ द कोर्ट। उससे पहले हम डिस्क्रिशन, देखिए डिस्क्रिशन की बात मैं बार बार कर रहा हूं। अब डिस्क्रिशन ऐसे ही तो अप्लाई नहीं हो जाता, उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनको कोर्ट कंसिडर करेगा बेल देते हुए? उन फैक्टर्स को हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन वहां पर जाने से पहले हम एक छोटी सी बात और समझ लेते हैं। छोटी सी बात यह है कि जो भी कोर्ट ऑर्डर करेगा बेल में, चाहे वो बेल ग्रांट करने का ऑर्डर हो या बेल रिजेक्ट करने का हो, मैं नॉन बेलेबल ऑफेंस की बात कर रहा हूं, वो स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए। स्पीकिंग ऑर्डर का मतलब उसमें रीजंस दिए गए हों। अगर आपने बेल ग्रांट की है तो भी आप अपने रीजंस देंगे, कोर्ट अपने रीजंस देगा, और अगर आपने बेल रिजेक्ट की है तो भी कोर्ट को अपना रीजंस देना पड़ेगा कि इन रीजंस के कारण मैं ये बेल रिजेक्ट कर रहा हूं या इन रीजंस के कारण ये मैं बेल ग्रांट कर रहा हूं। सिंपल सी बात, आप ये नहीं कह सकते कि भाई आई एम ग्रांटिंग द बेल एंड दैट इज इट्स, नीचे सिग्नेचर। नो, यू हैव टू गिव द रीजंस। सेम इज द केस विद रिजेक्शन ऑफ बेल। तो अब नॉर्मल जो कॉन्सेप्ट था बेलेबल नॉन बेलेबल का, वो हम समझ चुके हैं, उनके बीच का डिफरेंस समझ चुके हैं। बेलेबल में राइट पर से है, नॉन बेलेबल में कोई राइट नहीं है, डिस्क्रिशन कोर्ट का है, और सोसाइटल इंटरेस्ट, इंडिविजुअल इंटरेस्ट, वो सारा हम कवर कर चुके हैं। अब हम करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको कोर्ट कंसिडर करेगा बेल के समय फैसला करते वक्त कि वो बेल दे या ना दे। ऑब्वियसली किसकी बात हो रही है? ये नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की बात हो रही है, क्योंकि बेलेबल में तो
उसको बेल देनी ही देनी पड़ेगी, डिस्क्रिशन का सवाल ही नहीं होता। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं। दीज आर दी कंसिडरेशंस, और इन सब कंसिडरेशंस को हम बारी बारी देखते हैं। देखिए, सबसे पहला कंसिडरेशन है कि नेचर ऑफ द क्राइम क्या है। अगर वो क्राइम हीनियस ऑफेंस है तो ऑब्वियसली कोर्ट टिल्टेड होगा कि बेल ना दी जाए, बेल रिजेक्ट कर दी जाए। ठीक है, तो नेचर ऑफ द क्राइम पे काफ़ी डिपेंड करेगा, वो नॉर्मल ऑफेंस है या काफ़ी ग्रेव या हीनियस ऑफेंस है। ठीक है, तो ऐसे मामले में कोर्ट विल बी टिल्टेड टुवर्ड्स नॉट ग्रांटिंग द बेल। दूसरा फैक्टर हो सकता है चांसेस ऑफ अक्यूज रिपीटिंग द क्राइम। अगर मान लीजिए कोर्ट को ये लग रहा है कि अक्यूज्ड उस क्राइम को रिपीट फिर से कर सकता है, ऐसे में भी कोर्ट जो है उसका टिल्ट होगा कि बेल ना दी जाए, बेल रिजेक्ट कर दी जाए। ठीक है, तीसरे पे चलते हैं। एंटीसीडेंट्स ऑफ द अक्यूज्ड, भाई अक्यूज का एंटीसीडेंट्स कैसा है, पहले वो कैसे क्राइम्स में इन्वॉल्व रहा है, इस क्राइम में वो मैटेरियली इन्वॉल्व है या क्या है। अगर एंटीसीडेंट्स अक्यूज के खिलाफ जाते हैं तो भी कोर्ट का टिल्ट रहेगा कि बेल रिजेक्ट कर दी जाए। ठीक है, अगला पॉइंट है एब्सकॉन्डिंग चांसेस। भाई अक्यूज के एब्सकॉन्ड करने के कितने % चांस हैं, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अक्यूज ट्रायल का हिस्सा रहे और जब ट्रायल में वो कन्विक्ट हो जाए तो वो सजा देने के लिए भी अवेलेबल रहे। मान लीजिए अक्यूज ही भाग गया तो ट्रायल कैसे चलाएंगे, तो ये भी देखा जाता है कि उसके भागने के कितने चांसेस। अगर उसके भागने के चांसेस हैं, अगेन कोर्ट विल बी टिल्टेड टुवर्ड्स रिजेक्टिंग द बेल। ठीक है, अगला पॉइंट है कि इसके कितने % चांस हैं कि वो विटनेस को थ्रेट करेंगे या इन्फ्लुएंस करेंगे। ठीक है, कुल मिला के हम इस मामले में ये देखेंगे कि उनका कंट्रोल कितना है एविडेंसेस के ऊपर। जो गवाह हैं क्या उसके ऊपर अक्यूज्ड का कोई कंट्रोल है, क्योंकि अक्यूज्ड का अगर कंट्रोल है तो वो जेल से बाहर आते ही अपने उस कंट्रोल का इस्तेमाल करते हुए या तो विटनेस को धमकाएंगे या उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे। उससे क्या होगा, उससे वो विटनेस होस्टाइल हो जाएगा और ट्रायल पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि इसके कितने % चांस हैं। हालांकि कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश ये की जाएगी ये देखने के लिए कि क्या चांसेस हैं कि अक्यूज जो है वो बाहर जाके थ्रेट या इन्फ्लुएंस करेगा विटनेसेस को। अब ये जिम्मेदारी बनती है जी प्रोसिक्यूशन की कि वो कोर्ट के सामने प्रूव करे। प्रोसिक्यूशन की बर्डन है ये कि वो कोर्ट के सामने प्रूव करे कि साहब इसका काफी चांसेस हैं कि ये जाके बाहर विटनेसेस को इन्फ्लुएंस करेगा, इसलिए इसको बेल ना दी जाए, बेल रिजेक्ट कर दी जाए। तो ये किसके ऊपर है, प्रोसिक्यूशन के ऊपर। प्रोसिक्यूशन को टेंजिबल चांसेस प्रूव करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्पेक्यूलेशन करके कि जनाब ऐसा भी हो सकता है, नहीं नहीं नहीं, आपको टेंजिबल चांसेस आपको करना पड़ेगा कि देखिए जनाब कंट्रोल है, अक्यूज का विटनेस के ऊपर कंट्रोल है, इसलिए ये कर सकता है। तो ये क्या हो गया, टेंजिबल चांस हो गया, सिर्फ स्पेक्यूलेशन नहीं है। मैं एग्जांपल से बताता हूं। देखिए ए जो है वो अक्यूज्ड है और एक ऑफेंस है, उसमें एक्स और वाई जो है वो विटनेस है। अब मान लीजिए ए जो है वो बॉस है और एक्स और वाई उनके एम्प्लॉय हैं। तो देखिए यहां पर टेंजिबल चांसेस है ना भाई, इस बात के काफी चांसेस है ना कि अगर अक्यूज्ड बाहर चला गया तो वो एक्स और वाई को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा। देयर आर टेंजिबल चांसेस। ठीक है, तो यहां पर प्रोसिक्यूशन ये बात प्रूव करके हो सकता है कोर्ट बेल को रिजेक्ट कर दे। लेकिन वहीं पर स्पेक्यूलेशन का एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए प्रोसिक्यूशन ये कह रहा है कि जनाब ए जो है अक्यूज वो बहुत रिच आदमी है, अगर आपने उसको बाहर जाने दिया तो वो विटनेसेस को खरीद लेगा। देखिए यहां पे कोई टेंजिबल चांस नहीं है, सिर्फ क्या स्पेक्यूलेट कर रहा है। प्रोसिक्यूशन क्या है, सिर्फ स्पेक्यूलेट कर रहा है कि ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा। भाई स्पेक्यूलेशन से रिजेक्शन नहीं होगा, आपको टेंजिबल चांसेस प्रूव करने पड़ेंगे। देखिए जैसे बॉस और उस रिलेशनशिप में, एम्प्लॉय रिलेशन में टेंजिबल चांस है, प्रॉपर टेंजिबल चांस है। ठीक है, तो वहां पर वो कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ स्पेक्यूलेशन हो तो नहीं, वो चांस नहीं माना जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, प्राइमा फेसी केस। देखिए प्राइमा फेसी केस कुछ ना कुछ तो अपीयर होना चाहिए ना कि अक्यूज के अगेंस्ट कि हाँ यार इसने किया है। अगर मान लीजिए ऑन द फेस ऑफ इट वो फेक लग रहा है और अक्यूज के अगेंस्ट नहीं लग रहा कि कुछ प्राइमा फेसी केस है, तो कोर्ट उसको बेल ग्रांट कर देगा। कोर्ट का इंक्लिनेशन रहेगा कि बेल ग्रांट कर दी जाए अगर प्राइमा फेसी केस उसके अगेंस्ट नहीं कोर्ट को लग रहा है। अगला फैक्टर है ड्यूरेशन ऑफ पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी। पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में कितने लंबे समय के लिए है, ये भी एक क्राइटेरिया हो सकता है। लेकिन
प्लीज टेक नोट ऑफ द फैक्टर कि ये बहुत माइल्ड फैक्टर है। कोर्ट कंसिडर जरूर करेगा इस फैक्टर को, लेकिन ये कोई मेजर ग्राउंड नहीं है बेल को एक्सेप्ट करने के लिए, बहुत माइल्ड फैक्टर है। अगर बाकी सब फैक्टर्स भी अक्यूज को फेवर कर रहे हैं कि हाँ उसको बेल दे दी जाए, तो ये फैक्टर भी उस फैक्टर्स में एड ऑन का काम करेगा, लेकिन अकेले इस पॉइंट पर बेल मिल जाए दैट इज नॉट पॉसिबल। अगला फैक्टर है सोशो इकोनॉमिक ऑफेंसेस। देखिए सोशो इकोनॉमिक ऑफेंसेस को ना हम काफी इंपॉर्टेंस देते हैं बिकॉज दोज ऑफेंसेस आर अगेंस्ट द सोसाइटी। तो ऐसे ऑफेंसेस में कोर्ट का टिल्ट रहेगा कि बेल को रिजेक्ट कर दिया जाए। इन ऑफेंसेस में कोर्ट थोड़ा सा स्ट्रिक्टली पेश आएगा और टिल्ट ऑफ माइंड ये रहेगा कि बेल को रिजेक्ट कर दिया जाए। बाकी ऑब्वियसली इट इज डिस्क्रिप्शन, वो दे भी सकता है। अगर मान लीजिए बाकी फैक्टर्स ऐसे हैं कि बेल बनती है, कोर्ट को लगता है कि बेल दे देनी चाहिए, तो बेल दे देगा, लेकिन उसकी जो अप्रोच होगी वो अप्रोच रिजेक्शन से शुरुआत होगी। क्यों? सोशो इकोनॉमिक ऑफेंसेस आर ऑफेंसेस अगेंस्ट द सोसाइटी एंड दे शुड बी टेकन वेरी सीरियसली। अच्छा, कई बार एप्लीकेशंस आती हैं कि जनाब जो अक्यूज्ड है वो सोल ब्रेड अर्नर है, या अक्यूज जो है वो लेडी है, या अक्यूज प्रेग्नेंट है, तो क्या ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं? क्या ये कंसिडर किए जाएंगे बेल के समय? जी बिल्कुल किए जाएंगे, लेकिन ये मेजर फैक्टर्स नहीं है, ये माइनर फैक्टर्स हैं। मैं अगेन वही बात बोल रहा हूं कि अगर बाकी कंडीशंस फेवर कर रही हैं अक्यूज्ड को, तो ये जो फैक्टर्स हैं ये ऐड ऑन कर देंगे। लेकिन अगर बाकी कंडीशन अक्यूज्ड के खिलाफ है, तो सिर्फ इसलिए कि वो सोल ब्रेड अर्नर है, सिर्फ इसलिए वो प्रेग्नेंट है, नो, ये लॉजिक कोर्ट नहीं एक्सेप्ट करेगा। हाँ, ये एड ऑन फैक्टर्स हो सकते हैं कि बाकी फैक्टर्स भी अक्यूज्ड के फेवर में है, तो भैया कोर्ट इसको भी कंसिडर कर सकता है, यार ठीक है वैसे भी बेल इसकी मुझे लग रहा है कि बननी चाहिए क्योंकि इसके फेवर में सारे पॉइंट्स हैं, और ऊपर से सोल ब्रेड अर्नर भी है, यार ठीक है, घर वाले परेशान हो रहे कि तो बेल दे देते हैं। ऐसे ही प्रेग्नेंट वुमेन के केस में कि यार जेल में उन्हें प्रॉब्लम होगी, हालांकि अगर वो प्रेग्नेंट है तो जेल में उन्हें पूरी मेडिकल हेल्प दी जाएगी, पूरा गायनी से कंसल्टेशन, प्रॉपर डाइट, सारी चीज उनका ध्यान दिया जाएगा, उनको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये भी एक छोटा मोटा क्राइटेरिया हो सकता है बेल ग्रांट करने के लिए, अगेन व्हेन अदर कंडीशंस आर बीइंग फुलफिल्ड इन फेवर ऑफ द अक्यूज्ड। अब आइए ओल्ड एज, बैड हेल्थ और जेंडर। जेंडर हम देख ही चुके हैं लेडी के मामले में, इसको यहां से काट देते हैं, ठीक है। तो अगेन ओल्ड एज और बैड हेल्थ पे भी वही फंडा अप्लाई होगा जो सोल ब्रेड अर्नर पॉइंट नंबर 9 पर अप्लाई हो रहा था। ये अकेले ग्राउंड्स नहीं है भाई, ओल्ड एज है तो कोई बात नहीं, आपका ध्यान रखा जाएगा जेल में, कोई नहीं। बैड हेल्थ है तो आपको पूरी मेडिकल फैसिलिटीज दी जाएगी, आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। हाँ, लेकिन अगर बाकी फैक्टर्स आपको फेवर कर रहे हैं तो ये आपके एड ऑन फैक्टर्स हैं, ये आपकी बेल मिलने में कुछ पुश करेंगे, लेकिन अकेले इनके बेस पे बेल मिल जाए दैट डजंट सीम टू बी पॉसिबल, ठीक है। अगला आता है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द अक्यूज्ड। मान लीजिए मिस्टर ए हैं, वो काफी रिच हैं, ये अक्यूज्ड हैं, इन्होंने बेल की एप्लीकेशन लगाई, प्रोसिक्यूशन आता है और बेल की एप्लीकेशन को अपोज करता है, और ग्राउंड क्या दे रहा है कि जनाब ये तो बहुत रिच आदमी है, इज अ वेरी रिच पर्सन। सो व्हाट भाई, अगर उस व्यक्ति का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा है तो ये कोई रिजेक्शन का ग्राउंड थोड़ी ना हुआ। अगर बाकी पॉइंट्स उसको फेवर कर रहे हैं तो सिर्फ उसका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस बेहतर होने के कारण बेल रिजेक्ट कर दी जाए तो दैट डजंट सीम टू बी प्रॉपर। इसलिए दिस विल नॉट बी ए मेजर फैक्टर। अगर बाकी ग्राउंड फेवर कर रहे हैं, इस फैक्टर को देखते हुए कोर्ट रिजेक्ट नहीं करेगा बेल, ठीक है। आगे चलते हैं। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू अक्यूज टू प्रिपेयर हिज डिफेंस। देखिए अब अक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया, अब उसके अगेंस्ट ट्रायल चलेगी, इंक्वायरी चलेगी, तो उसमें उसको अपना डिफेंस भी तो तैयार करना है ना। तो कोर्ट को यह भी ध्यान देना है कि भैया ऐसा ना हो कि वो जेल में ही बंद रहे, वो अपना डिफेंस ना तैयार कर पाए। हालांकि डिफेंस कौन तैयार करेगा? एडवोकेट तैयार करेगा, लेकिन अक्यूज्ड भी उसमें असिस्ट करता है। तो ये भी एक क्राइटेरिया है कि कोर्ट देखेगा कि उसको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिले कि भैया वो अपना केस ढंग से तैयार कर सके। अब मान लीजिए रेपुटेशन, अब मिस्टर ए हैं, वो अक्यूज्ड हैं और वो एप्लीकेशन लगाएं कि जनाब मुझे बेल दे दीजिए, और वो अपनी रेपुटेशन का हवाला उसमें दे रहे हैं कि देखिए जनाब मैंने तो इतना सोशल वर्क किया है, मेरी रेपुटेशन अच्छी है समाज में। तो दिस इज नॉट ए वेरी स्ट्रॉन्ग प्ली, ठीक है, ये एक फीबल प्ली है। कोर्ट कंसिडर कर सकता है अगर बाकी क्राइटेरियाज उसके फेवर में हो, बाकी कंसिडरेशंस उसके फेवर में हो, तो अगेन दिस इज नॉट ए वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट, एड ऑन पॉइंट हो सकता है कि हाँ यार बाकी क्राइटेरिया कंडीशन उसके फेवर में है, और हाँ इसकी आदमी की रेपुटेशन भी ठीक है, तो लेट्स गिव हिम द बेल।
अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, मेरिट्स। अब इंपॉर्टेंट है तो हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं एंड लेट्स टेक आवर फेवरेट कलर। आई डोंट नो व्हाट दिस कलर इज कॉल्ड, आई थिंक मैजेंटा, नो दिस इज नॉट द कलर आई वांटेड, दिस वाज द कलर। ठीक है, तो देखिए मेरिट्स ऑफ द केस, बेल के डिसीजन के समय कोर्ट मेरिट्स ऑफ द केस में नहीं जाएगा। मेरिट्स ऑफ द केस में जाने का मतलब कि भैया अक्यूज ने किया भी है या नहीं किया, ये गिल्टी है भी या नहीं है, वो ट्रायल का काम है, वो ट्रायल पे डिसाइड करेंगे। मेरिट्स ऑफ द केस पर जाएंगे ट्रायल पे। बेल के फैसले के समय मेरिट्स ऑफ द केस को कंसिडर नहीं किया जाएगा। जो 13 पॉइंट्स हमने अभी डिस्कस किए हैं उन पॉइंट्स को कंसिडर किया जाएगा, मेरिट्स ऑफ द केस में नहीं जाया जाएगा। प्लीज मेक नोट ऑफ दैट। अब विद दिस हमारे सारे कंडीशंस क्राइटेरिया पूरे हो चुके हैं। इन्हीं क्राइटेरिया कंडीशंस पे बेसिकली जो बेल है वो बेस्ड होती है। विद दिस आई एंड दिस एपिसोड, और अगले एपिसोड में मिलते हैं विद अनदर टॉपिक। अगले एपिसोड में करते हैं एंटिसिपेटरी बेल। थैंक यू।